होगा। एक छोटा सा मुल्क इजराइल जिसका अपना आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सका, मस्जिद अक्सा के आसपास कब्जे किए हैं 2000 इजराइलियों ने, और मुस्तकिल फौज अंदर घुस के नमाज पढ़ते हुए निहत्ते फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिए। करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी वाला कुल मुल्क है, उसका इतना बड़ा कंट्रोल है दुनिया के ऊपर कि वो फिलिस्तीन के लोगों को बाहर निकाल दे। कई मरतबा गजा के लोगों पर हमला करके, जो एक ओपन जेल है, उस ओपन जेल में भी उनके ऊपर हमले किए गए, वो फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया और वो जेलों में उनको किस कदर टॉर्चर किया जाता है। और मस्जिद अक्सा में मुस्तकिल उनका जो है वो कब्जे की वारदातें उनकी बढ़ रही हैं। टेररिस्ट स्टेट तो इस दुनिया में इजराइल को डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि इजराइल इज अ टेररिस्ट। आज कहा जा रहा है कि टेररिस्ट घुस गए, टेररिस्ट घुस गए। अरे आपको टेररिस्ट की डेफिनेशन मालूम है? टेररिस्ट किसे कहते हैं? हमास एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 12 से लेके आज तक दुनिया पे जंग थोपती रही, जिनका नाम एलाइड फोर्सेस के नाम से हम पहली जंग अजीम में भी सुनते थे, दूसरी जंग अजीम में भी सुनते थे, इराक वॉर में भी सुनते थे, ईरान वॉर में भी सुनते थे। आज ने कभी न किसी यहूदी को न किसी ईसाई को, तो जब तक मुसलमानों के कंट्रोल में मस्जिद अक्सा रहा है, जब रहा है, सबको इबादत करने की इजाजत दी गई है। ये जंग तो किसी मसले का हल नहीं होता, लेकिन एक कहावत बहुत ज़माने से मशहूर है, उसका सही मिस्दाक है ये मामला। तंग आमद बजंग आमद। अब तंग आ गया है गजा के लोग, जो 20 लाख लोग हैं। 2006 में उनका इलेक्शन हुआ था, जमहूरी तरीके से वोट करके हमास को मुंतखब किया गया था, और जैसे ही उनका इंतखाब हो गया और उन्होंने वहाँ हुकूमत बनाई, तब से इजराइल का मुहासरा है वहाँ। और ग़िज़ा, पानी, कारोबार, तिजारत, स्कूल, अस्पताल, सब पे पाबंदी है। पूरी सरहदों का उन्होंने मुहासरा करके रखा हुआ है। आज 16-17 साल हो गए हैं उस मुहासरे को, और सारी मुस्तकिल इजराइल उनको तंग करता है, बमबारी की जाती है। 2006 में हुआ, और उसके बाद भी कई मरतबा गजा के लोगों पर हमला करके, जो एक ओपन जेल है, उस ओपन जेल में भी उनके ऊपर हमले किए गए, वो फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया और वो जेलों में उनको किस कदर टॉर्चर किया जाता है। और मस्जिद अक्सा में मुस्तकिल उनका जो है वो कब्जे की वारदातें उनकी बढ़ रही हैं। अभी पिछले 8 महीने से 3 इजरायली माहाना जो है अंदर घुस के कब्जे कर रहे हैं। यानी तकरीबन 2000 इजरायलियों ने पिछले 8 महीने में गजा पट्टी और यरूशलेम में इसके मस्जिद अक्सा के आसपास कब्जे किए हैं 2000 इजरायलियों ने, और मुस्तकिल फौज अंदर घुस के नमाज पढ़ते हुए निहत्ते फिलिस्तीनियों को कत्ल करती है। उस वक्त सारी दुनिया खामोश रहती है। तो जब तंग आ जाएगा कोई, और दुनिया में यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन पास करके खामोश हो जाएगा और उसका कोई अमल दरामद नहीं होगा, एक छोटा सा मुल्क इजराइल जिसका अपना आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सका, दस्तूर नहीं है, एक बेसिक लॉ है जिसके तहत इजराइल गवर्न होता है, तो ऐसा मुल्क जिसका कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी वाला कुल मुल्क है, उसका इतना बड़ा कंट्रोल है दुनिया के ऊपर कि वो फिलिस्तीन के लोगों को बाहर निकाल देगा। अरब बाहर निकल के बैठे हैं, 90% अरब आबादियां पिछले 70-75 साल में बेघर हो गई। तो आप उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, उनकी जानो माल पे बनाई है, इज्जत और आबरू पे बनाई है, लूटा जा रहा है। 75 साल हो गए उनको लूटते लूटते, और पिछले 16 साल से ओपन जेल में पड़े हुए हैं। तब सारी दुनिया खामोश रहती है, तब दिखाई नहीं देता टेररिस्ट कौन है। तो असल टेररिस्ट स्टेट तो इस दुनिया में इजराइल को डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। आज कहा जा रहा है कि टेररिस्ट घुस गए, टेररिस्ट घुस गए। अरे आपको टेररिस्ट की डेफिनेशन मालूम है? टेररिस्ट किसे कहते हैं? हमास एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और आज हमास जो गजा पट्टी के अंदर है और जो अल फतह है मगरिबी किनारे की हुकूमत, वो दोनों मुत्तहिद और मुश्तरक हैं। तो आप अल फतह को रिकॉग्नाइज करने पे मजबूर हैं कि आप अल फतह को कुछ नहीं कह सकते, और अल फतह का मुआहिदा है गजा में हमास के साथ में। आज हमास के लोग मगरिबी किनारे पे भी मौजूद हैं। तो अगर वो वहाँ एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है
बाज़ाब्ता मुंतखबा एक सरकार हैं, तो दुनिया में कौन है जो किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि टेररिस्ट है, कि दरअंदाजी कर गए, घुस गए? अरे भाई, वो अपनी सरहदें अगर आप नहीं खोल रहे, अगर बैनुल अक़वामी इदारे उनकी सरहदें खोलने का हुक्म नहीं जारी कर रहे, उसके अमली इंतजाम नहीं कर रहा है, इसराइल को मजबूर नहीं कर रहे कि इनका मुहासरा खत्म करो 16 साल में, तो क्या वो अपनी जेल में बंद रहेंगे? क्या वो उनको हक नहीं है कि वो उन सरहदों को, उस मुहासरे को तोड़ के बाहर आए? कौन सा इंसानी ये तरीका है कि आप एक घर को आप कैद रखें 16 साल और बाहर ना निकलने दें, और वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो आप कहें दहशतगर्द है? कौन सा ये तरीका है? लेकिन जो लोग इजराइल मतलब फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं, जब उन पर जुल्म होता है तो उन मतलब तशद्दुद का शिकार होते हैं तो नहीं कहा जाता है कि उन पर जुल्म हो रहा है। अब उन्होंने मतलब अपना बदला लिया है, उनके अस्तित्व खत्म करने की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया कह रही है कि आतंकवादी है। नहीं, पूरी दुनिया नहीं कह रही जी, पूरी दुनिया ने नहीं कही ये बात। ये बात कही है उन फोर्सेस ने कि जो 1912 से लेके आज तक दुनिया पे जंग थोपती रही है, जिनका नाम एलाइड फोर्सेस के नाम से हम पहली जंग अजीम में भी सुनते थे, दूसरी जंग अजीम में भी सुनते थे, इराक वॉर में भी सुनते थे, ईरान वॉर में भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं। वो है यूरोपियन नेशंस। यूरोपियन नेशन ने कहा, अमेरिका ने कहा, जो जिन्होंने पाला है इजराइल को, अमेरिका ने पाला है, तो यूएस ने बोली है ये बात, ये यूके ने बोली है, ये यूरोपियन यूनियन ने बोली है, और किसने बोली है? तो और अगर मैं इसको क्रिस्प करके कहूं, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, तो मैं सीधे कह सकता हूं एक लफ्ज में कि ईसाई दुनिया ने बोली है। सीधी बात है, ईसाई दुनिया ने बोला कि ये हम मुश्किल की इस घड़ी में इजराइल के साथ हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ने नहीं बोला है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बैठक है वो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन ने नहीं बोला है ये बात। यूएन ने सिर्फ रिपोर्ट किया है। रूस ने बोला जंग किसी मसले का हल नहीं, हालांकि वो खुद जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन से। यूक्रेन ने भी बोला कि हम इजराइल के साथ है, लेकिन रूस ने नहीं बोला। रूस ने कहा जंग रुकनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात हमेशा आती है कि लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी के लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तो आपके हिसाब से कौन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? इजराइल का वजूद के क्या मानी है? बाप दादा की जमीन थी, कौन से बाप दादा की जमीन थी? भाई आप देखिए, 1912 में बल्कान जंग के बाद 1917 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बीच में वो यूनाइटेड किंगडम्स, बरतानिया, ताज बरतानिया का ये मुतालबा था कि यहूदियों को बसने की इजाजत दी जाए फलस्तीन के अंदर। फलस्तीन में यहूदी तो नहीं रहते थे, यहूदियों का मुल्क तो नहीं था, इजराइल का तो कोई वजूद नहीं था। यहाँ तो फलस्तीन को लोग जानते थे ना, सारे एक हजारों साल से फलस्तीन जाना जाता है, इजराइल नहीं जाना जाता। इजराइल नाम का कोई मुल्क इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था 1945 से पहले। तो ये मुतालबा यूनाइटेड किंगडम का, बरतानिया का था, तुर्की की खिलाफत से कि यहाँ पर दो, जिस पर तुर्की के खलीफा ने 1912-13 में कहा था कि मेरी लाश पे जो है वो इजरायली उस मुल्क में दाखिल होंगे, जिसके नतीजे में फिर तुर्की की खिलाफत को इस बुनियाद पर तोड़ा गया कि यही यूरोपियन दुनिया इजराइलियों को वहां फलस्तीन में बसाना चाहती थी। और फिर बेलफोर डिक्लेरेशन 1945 में यूनाइटेड नेशन ने इनको एक्सेप्ट किया। 67 में एक तय कर दिया गया कि 2 स्टेट होगा, चलिए इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा, फलस्तीन भी एग्जिस्ट करेगा, ये बाउंड्रीज होंगी, वो तय कर लिया, उसको भी वायलेट किया गया। तो आज जो अरब हैं वहां के फलस्तीन के असल बाशिंदे, वो तो कहीं कैंपों में रह रहे हैं, कहीं जॉर्डन में रह रहे हैं, कहीं लेबनान में रह रहे हैं, कहीं सीरिया में रह रहे हैं, कहीं मिस्र में रह रहे हैं, कहीं सऊदी अरब में रह रहे हैं, कहीं तुर्की में रह रहे हैं। वो बेचारे बेघर हैं। तो जिनसे उनका घर छीन लिया गया हो, और दुनिया, वो सो कॉल्ड दुनिया जो जमहूरियत की बात करती है, जो इंसानी हुकूक की बात करती है, वो दुनिया इन फलस्तीनियों को नहीं देखती कि ये बेघर हो गए, इनके घर बार लुटे हैं, इनके कारोबार छीने हैं, इनके बच्चे बेघर हुए, उनको नहीं देखते। तो फलस्तीन एज सच इजराइल तब कोई वजूद रखता ही नहीं था। तो उनका क्या वहां पर 2 स्टेट अगर थ्योरी को भी मान लिया था दुनिया ने, तो एहसान था ये
उन इजरायलियों के ऊपर कि उनको वहां पर बसने की इजाजत दी गई थी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऊंट पहले पैर रखने की जगह मांगे खेमे के अंदर, उसके बाद सर रखने की और फिर पूरा घुस जाए और जो वहां के मकीन है उनको बाहर निकाल दे। ये कौन सा इंसानी तरीका है? तो इसराइल के वजूद का तो कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन सबूत बताते हैं ना, वो कहते हैं कि जो डोम है, जो 30 एकड़ का एरिया है, हमेशा उसी को लेकर मामला चला वहां पर, तो उनकी उसी के वजूद की तो वो बात करते हैं कि ये मेरा वजूद था। देखिए, वजूद वहां पर ईसाइयों का कायम हुआ था और ईसाइयों से फतह किया गया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में। और जिस वक्त फतह किया गया उस वक्त उन्हीं ईसाइयों ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये मुतालबा किया कि यहूदियों को यहाँ बसने की इजाज़त न दी जाए। जबकि हजरत उमर ने ये कहा कि ये फरमाया कि नहीं, ये इनको जो जहाँ रह रहा है हम उसको वहाँ से बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन यहूदियों ने इस पे जिद की, ईसाइयों ने इस पे जिद की और आखिरकार हजरत उमर इस बात पे राजी हुए कि अच्छा ठीक है, आप अगर इस पे जिद कर रहे हैं तो हम इनको यहाँ बसने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन इनको इबादत से नहीं रोकेंगे। तो इबादत का उनका भी हक है, यहूदियों का हक है इबादत का, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। ईसाइयों का हक है इबादत का, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमानों का हक है इबादत का, इसे कोई इनकार नहीं। इन तीनों का हक है। तो जब तक हजरत उमर फारूक के जब इक़्तिदार में आया, उन्होंने किसी को नहीं रोका इबादत करने से। उसके बाद फिर इन्होंने कब्जा किया 100 साल और ईसाइयों का ही कब्जा रहा, यहूदियों का नहीं रहा। ईसाइयों का कब्जा मजीद रहा। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा ने उसको दोबारा फतह किया, जंग के जरिए फतह किया। और सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब के जमाने से अब तक भी वो मुसलमानों कंट्रोल में है। और हमने मुसलमानों ने कभी न किसी यहूदी को न किसी ईसाई को, तो जब तक मुसलमानों के कंट्रोल में मस्जिद अक्सा रहा है, जब रहा है, सबको इबादत करने की इजाजत दी गई है। लेकिन जब यहूदी उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं इजराइल के लोग, तो फिर वो मस्जिद अक्सा में घुस के निहत्ते नमाजियों पे गोली चलाते। ये फर्क है। तो इनका क्लेम कभी नहीं रहा, इबादत का हक रहा है, मिल्कियत का दावा नहीं है। ये असल अब ये मिल्कियत का दावा उस पर लेके आना चाहते हैं 1000 साल के बाद। असल मसला ये है, टेरिटरी का मसला नहीं है। ये जो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 2 स्टेट्स का मसला है, असल में ये 2 स्टेट का मसला ही नहीं है, ये बैतुल मुक़द्दस का मसला है। और इसलिए सऊदी अरब ने पिछले दिनों जब ये अरब नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है, तो सऊदी अरब ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ताल्लुकात आपसे ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अभी भी कल तुर्की ने भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस के स्टेटस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, जंग बंद हो जानी चाहिए, जंग मसले का हल नहीं। मिस्र ने भी कहा, तो रूस ने भी कहा, चीन का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आधी से ज्यादा इस दुनिया तो अभी बोली नहीं है इस पूरे मसले पे। और अभी बोलना, अभी 24 घंटे गुजरे हैं, इस पे बोलना कोई आसान काम नहीं है कि इस पे आप, जैसे भारत का स्टेटमेंट आया, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी हमें बयान देना चाहिए था। ये बहुत ही आजिलाना और क़ब्ल अज़ वक्त बयान है। रूस और यूक्रेन के मामले में भारत का जो स्टैंड था कि जंग बंद होनी चाहिए और हम गैर जानिबदार रहेंगे, इस मामले में भी भारत का वही स्टैंड रहना चाहिए कि हम गैर जानिबदार रहेंगे। रादर कहीं मुसालहत और सालिसी की जरूरत पेश आती है तो भारत सालिसी कर सकता है, वो रोल हमको अंजाम देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें कि मुसीबत की इस घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये मुनासिब बयान नहीं है। और ये भारत का जो स्टेटेड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रही है टुवर्ड्स पैलेस्टाइन इशू, वो उसके इसके खिलाफ है ये। और ये सोचना चाहिए हमको कि हमें कोई फायदा नहीं है। वहां पड़ोस में सीरिया है, सीरिया हमारा दोस्त है जो इजराइल का मुखालिफ है, हमारा दोस्त है। जॉर्डन हमारा दोस्त है, इजराइल का मुखालिफ है। इजिप्ट हमारा दोस्त है, पिछले रिपब्लिक डे पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट थे, तो वो हमारा दोस्त है, इजराइल का मुखालिफ है। तो अब पूरा का पूरा ये अरब वर्ल्ड जो हमारा नया दोस्त बन रहा है, बहुत क्लोज हमारे रिलेशनशिप कायम हो रहे हैं, वो इजराइल में बैतुल मुक़द्दस के इशू पे इजराइल के मुखालिफ है। हम इन सबकी मुखालफत आखिर किस बुनियाद पे मोल लें उस मुल्क के लिए कि जिस मुल्क का जो इतना बड़ा हाइप था कि मुसाद जो है उससे बड़ी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं। कहाँ गई वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? कहा जाता है उनकी मिलिट्री बड़ी ताकतवर है, और ये कहा गया वो 24 घंटे में पता चल गया कि उनके मिलिट्री बेस पे कब्जा हो गया। उनके सैकड़ों फौजी जनरल आज फलस्तीन की कैद में हैं, उनके फौजी और उनके फौजी अफसरान फलस्तीन के कैद में हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पे 2 सवाल हैं। तो प्रधानमंत्री